हाय 6 जुलाई 2020 के क्विज के आंसर्स हैं विच अमंग द फॉलोइंग में मनी बिल का करेक्ट आर्टिकल होता है आर्टिकल 110 आर्टिकल 110। देन सेकंड क्वेश्चन था स्टार्ड क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक होता है स्टार्ड और एक होते हैं नॉन स्टार्ड। स्टार्ड को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जैसे स्टार्स हैं, स्टार्स इंटरव्यू देते हैं तो ये ओरल आंसर्स देते हैं। स्टार्ड क्वेश्चंस जो होते हैं इनका ओरल आंसर देते हैं एग्जीक्यूटिव्स। और अगर ओरल आंसर हो रहा है मतलब दैट इज काइंड ऑफ इंटरव्यू, तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सो दैट इज वाई ओरल आंसर इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय द मिनिस्टर, और उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं मिनिस्टर्स के रिप्लाई में। सो दैट आर स्टार्ड क्वेश्चन। और जो नॉन स्टार्ड होते हैं उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो रिटर्न फॉर्म ऑफ आंसर्स हो सकते हैं लाइक योर मेंस। आपने आंसर लिख दिया देन इट्स ओवर। सो दिस इज सेकेंड। थर्ड है डू नॉट, यहाँ पे नॉट लिखा है तो जो डीपीएसपी का है वो उसका एम नहीं है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। सो दिस इज द राइट आंसर। डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल होती है अनलाइक फंडामेंटल राइट्स। दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। देन ये फोर्थ था आर्टिकल 50 में लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। देन दिस इज फिफ्थ वन, यहाँ पे लिखे हैं ये रिट्स। ये सारे रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोआ वारंटो और हेबियस कॉर्पस। टू हैव द बॉडी, कॉर्पस वर्ड ही लिखा है यहाँ पे, हेबियस कॉर्पस, सो दैट इज हेबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ। देन स्पीकर जो होता है वो अगर टाई हो गया है तो उस केस में वो कास्टिंग वोट अपना डाल सकते हैं। सो दिस इज क्विज ऑफ पॉलिटी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज थॉट ऑफ द डे भी देखेंगे। देन इक्विटी और इक्वालिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। वोकेबुलरी एंड ग्रामर में आज हम पंक्चुएशन रूल्स देखेंगे। देन न्यूज़ ऑफ द डे में विल टॉक अबाउट पीएलए पुल्स बैक फ्रॉम गलवान क्लैश साइड। एमजी नरेगा एनुअल वर्क लिमिट जो है वो 3 महीने में ही ओवर हो गई है, इसको एक्सटेंड करने की बात है। कोविड-19 की अपडेट्स देखेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या नए गाइडलाइंस दिए हैं। दिस इज़ बीएमसी का नया रोबोट है। महाराष्ट्र में महा जॉब पोर्टल है। एलजी पॉलीमर, इसमें हम एक केस स्टडी देखेंगे। और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर ये सिचुएशन होती डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड ऑल, तो आपका क्या रिएक्शन होता, विल ट्राई टू आंसर। भोपाल में ये जारदोजी आर्टिस्ट अभी न्यूज़ में है। ओपीएम का सीजर हुआ है और इंडिया टॉप 5 की लिस्ट में आता है ये पॉपी कल्टीवेशन। चाइना रिब्यूक्स ब्रिटेन ओवर दिस ग्रॉस इंटरफेरेंस इन हांगकांग बिकॉज यूके ने इनको सिटीजनशिप देने का ऑफर किया है। देन गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ दीज चाइनीज फर्म्स। जो इन्वेस्टमेंट आता है उसमें गवर्नमेंट अप्रूवल ज़रूरी है अगर वो कंट्री बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया से। देन विल टॉक अबाउट दिस, नाबार्ड के चीफ का इंटरव्यू है यहाँ पे। Then what about WHO? This is editorial section, India's foreign relations and the course of history. This is a very good article. इसमें हम चाइना रिलेटेड जो हमारे फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें क्या कॉशंस रखने चाहिए, विल अंडरस्टैंड। रोलिंग बैक द इंड्यूस्ड लाइवलीहुड शॉक, वाई? बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 एंड व्हाट शुड बी द गवर्नमेंट पॉलिसी, इस गाइडलाइंस इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। देन दिस इज महल नोबिस शूज़, इनके बारे में अभी हमने बात किया था वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे पे। देन बिफोर द नेक्स्ट हेल्थ क्राइसिस हमें क्या ध्यान रखना है। इन्फोग्राफिक्स में विल टॉक अबाउट काजीरंगा, केबल लामजाओ, मॉनसून नेस, और आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ पानीपत। और ये पानीपत इतना इम्पॉर्टेंट बैटल ग्राउंड क्यों बन जाता है, इस पे एक सवाल भी आया था, विल ट्राई टू आंसर। देन क्विज में विल टॉक अबाउट दिस एंशिएंट इंडिया quiz. So today we are going to talk about all these articles in next 35 to 40 minutes. See, हम किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं ना, तो देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स यू कुड सी, उनका क्वालिफिकेशन होता है, क्वालिफाई करते हैं, वाई? बिकॉज दे आर गुड इन जोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये सिलेक्शन कराते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। करंट अफेयर उसका एक पार्ट होता है। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंगली। सो इस पूरे वीडियो में विल ट्राई टू मेक अ बैलेंस कि वी डू नॉट लीव एनी एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग। तो दैट इज़ वाई वी आर ट्राइंग टू कवर इट होलिस्टिकली। बट आई एग्री कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। तो फॉर दैट विल ट्राई टू डू समथिंग कि उसका हम एक सेपरेट 10-15 मिनट का वीडियो, टॉपिक बेस्ड वीडियो बनाने का ट्राई करते हैं अभी। लेट अस ट्राई टू हैव दैट, ओके। नाउ ये थॉट ऑफ द डे है,
थॉट ऑफ द डे में गौतम बुद्धा ने कहा है द माइंड इज एवरीथिंग। माइंड सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है आपका। द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक बिकम यू बिकम। तो दैट इज वाई पॉजिटिविटी रखना ज़रूरी है। वॉट यू थिंक यू बिकम। ये कॉन्सेप्ट है इक्विटी का वर्सेस इक्वालिटी का। इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी, इन दोनों वर्ड्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। इक्विटी का मतलब होता है कि ये वो क्वालिटी है जहाँ पे आप फेयर और इम्पार्शल हो रहे हो। इक्विटी है वहाँ पे, जैसे डीपीएसपी में हम क्या इंश्योर करते हैं, इक्विटी इंश्योर करते हैं। और इक्वालिटी मतलब होता है कि देयर इज़ इक्वालिटी फॉर एवरीवन। फॉर एग्जांपल, हम अगर अगर बात करें कि अगर दो डिफरेंट सेक्शन है, अगर जैसे माइग्रेंट वर्कर्स का हम केस देखते हैं, तो माइग्रेंट वर्कर्स को हम बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एंड एवरीथिंग में रिलीफ प्रोवाइड हो रहा है। बट इट इज़ नॉट लाइक कि हम हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सेम चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करा दें, बिकॉज वहाँ पे हमें इक्विटी ध्यान में रखना है। जिसको जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से उस सेक्शन के पीपल को वो रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड दिस इक्विटी। और इक्वालिटी का मतलब होता है कि इट इज़ सिंपली एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। लॉ के सामने सब इक्वल है। इन्वॉल्व ट्रीटिंग ईच इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड्स। तो जिसकी जैसी नीड है उसके हिसाब से वहाँ पे फेयर ट्रीटमेंट होगा, तो वो इक्विटी कहलाएगा। और इक्वालिटी मतलब हर चीज़ बराबर है, सेम मैनर है, इररेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस। तो अगर कोई गरीब है, अमीर है, लॉ के सामने सब बराबर है, तो दैट इज इक्वालिटी। बट अगर वेलफेयर की बात आती है, तो अगर गरीब है, अमीर है, तो वहाँ पे इक्विटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कंसिडर इंडिविजुअल नीड्स ऑफ पीपल, और ये कंसिडर नहीं करता है ये रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, दैट इज नॉट कंसिडर्ड ओवर देयर। तो हमारे यहाँ इक्वालिटी भी है, राइट टू इक्वालिटी भी है, और जो वेलफेयर अप्रोच होती है, वेलफेयर अप्रोच में वी फॉलो दिस राइट टू इक्विटी, एंड दिस लॉज एंड ऑल में हम फॉलो करते हैं राइट टू इक्वालिटी। सो देर इज अ सटल डिफरेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज वोकेबुलरी एंड ग्रामर। दिस इज जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है टॉप, पीक है वो, समिट, एपेक्स, पिनेकल है। एडमोनिश, एडमोनिश मतलब आप बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड में स्कोल्ड कर रहे हो उसे। लैकोनिक, लैकोनिक मतलब बहुत कॉम्पैक्ट वे में आप अपनी बात बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड दिस लैकोनिक। टर्स भी हो सकता है, कॉम्पैक्ट भी हो सकता है। एंथ्रेल का मतलब होता है होल्ड, स्पेल बाउंड, इंट्रीग, आपका अटेंशन उसने पूरा कैप्चर करके रखा है, दैट इज कॉल्ड दिस एंथ्रेल्ड परफॉर्मेंसेज एंड ऑल। यूसर्प का मतलब होता है ये बेसिकली पॉलिटिकल टेक ओवर हो रहा है वहाँ पे, टेक पोजेशन बाय फोर्स, सो दैट इज कॉल्ड दिस यूसर्प। देन दिस इज ट्रैपिडेशन। इंट्रैपिड मतलब होता है दबंग, तो ट्रैपिडेशन मतलब वो हो रहा है नर्वस है, अनसर्टेनिटी है, दैट इज कॉल्ड दिस ट्रैपिडेशन। इम्यूलेट का मतलब होता है इमिटेट करना, कॉपी करना, मिमिक करना, दैट इज कॉल्ड दिस इम्यूलेट। सम्चुअस का मीनिंग होता है लेविश, और लग्जूरियंट है वो, दैट इज कॉल्ड दिस सम्चुअस मील। एब्सकॉन्ड का मीनिंग होता है रन अवे, भाग जाना, दैट इज कॉल्ड दिस एब्सकॉन्डी हो जाते हैं, एब्सकॉन्ड। देन कंपेंडियम का मतलब होता है कि वो एक बहुत कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव समरी है किसी बड़े डॉक्यूमेंट का। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में हमने एक यहाँ पे कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना लिया है, समरी बना लिया है, दैट इज कॉल्ड दिस कंपेंडियम। ये पंक्चुएशंस होते हैं। जब भी आप आंसर लिख रहे हो ना, तो राइटिंग में, बिकॉज यू आर नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, तो कहाँ पे पॉज है, कहाँ पे एक्सप्रेशंस है, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब होती है रिटन में, रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में, बाय दीज पंक्चुएशन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, तो फुल स्टॉप जो होता है वो हमेशा एंड ऑफ अ सेंटेंस के बीच में आता है। जब सेंटेंस खत्म हो रहा है तो आप वहाँ पे फुल स्टॉप लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैरी रोड हर बाइक टू द प्ले ग्राउंड, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा है। कॉमा कब आता है, जब ये सेपरेट कर रहा है आइटम इन अ लिस्ट, जैसे आई लाइक रीडिंग बुक्स, कॉमा, लिसनिंग टू म्यूजिक, कॉमा, एंड स्टडिंग इंग्लिश, देन फुल स्टॉप। शो अ ब्रेक इन अ सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, एज द डे कम टू एन एंड, एक ब्रेक आया, द फायर फाइटर्स पुट आउट द लास्ट स्पार्क, तो यहाँ पे आप कॉमा लगाओगे कि एक ब्रेक आया है या फिर एक सेपरेट कर रहे हैं आइटम किसी लिस्ट में, सो विल यूज दिस कॉमा। यहाँ फुल स्टॉप है। क्वेश्चन मार्क होता है जब आप प्रश्न पूछ रहे हो, आस्क अ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू फ्रॉम। एक्सक्लेमेशन होता है जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सक्लेमेशन वहाँ पे शो कर रहे हो, जैसे वाओ, टुडे हैज़ बीन ऑसम, एक्सक्लेमेशन मार्क।
सेमी कॉलन यूज होता है जो लिंक करता है एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस को. फॉर एग्जाम्पल, माई डॉटर इज अ टीचर, माई सन इज अ डॉक्टर. सो इधर हम लिंक कर रहे हैं दो एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस को, तो विल यूज दिस सेमी कॉलन. कॉलन कब यूज होता है? जब हम एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू चॉइसेस कॉलन. अब पहला है फिनिश द वर्क टुडे और लूज द कॉन्ट्रैक्ट. सो ये हो गया कॉलन. तो ये वर्ड्स हैं फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, सेमी कॉलन, कॉलन. फिर इसके बाद आता है कोटेशन. कोटेशन मतलब मैं किसी चीज़ को कोट करना चाहता हूँ. एथिक्स में आप कोई अच्छा कोट लिख रहे हो तो यू हैव टू राइट इन दिस कोट कोटेशन मार्क्स में. शो वॉट इज सेड, जैसे आई वर्क इन इटली, सेड जिमी. जिमी ने ये कहा, मैं जिमी को कोट कर रहा हूँ तो आई वर्क इन इटली. एपोस्ट्रोफी आता है जब हम ऑनरशिप शो करते हैं या फिर मिसिंग लेटर्स बताते हैं. अपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है जैसे सीन्स परफॉर्मेंस एट स्कूल हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड. तो यह ऑनरशिप है, परफॉर्मेंस की ऑनरशिप है किसकी? सीन की. तो यहाँ एपोस्ट्रोफी है, सीन्स परफॉर्मेंस एट स्कूल हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड. देन ये था ऑनरशिप. ये होता है मिसिंग लेटर. जैसे कई बार दे आर लिखना है तो हम यहाँ पे आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे और दे आर हो जाएगा. दे ए इज गॉन, उसके बदले हमने ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा दिया है तो ये मिसिंग लेटर है. दे आर गोइंग टू द मूवीज टुनाइट. हाइफन कब आता है? जब हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं. जैसे माई 8 year old बॉय लव्स रीडिंग. नाउ वी आर ज्वाइनिंग दीज टू थ्री वर्ड्स 8 year old, तो वी आर यूजिंग दिस हाइफन. ब्रैकेट्स आते हैं जब सेट ऑफ लेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जैसे हमने लिखा द टू ब्रदर्स और फिर जो लेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो हमने ब्रैकेट में लिख दिए. रिचर्ड एंड सीन वर लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार. और ये होता है एलिप्सिस. ये होता है जैसे हम टू बी कंटिन्यूड करते हैं, टू बी कंटिन्यूड, और ऐसे करके 3 डॉट लगा देंगे. तो शो दैट पार्ट ऑफ सेंटेंसेज आर लेफ्ट आउट. अब ये जो पंक्चुएशंस है ना, अब से इनका ध्यान रखना व्हेन यू ट्राई टू राइट एन आंसर. पंक्चुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में. ओके, नाउ दिस इज न्यूज़ ऑफ द डे. जो पीएलए है इसने फिर से अभी बोला है कि दे आर पुलिंग बैक फ्रॉम गलवान क्लैश साइट. यहाँ पे अब टेंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, ये टेंट्स अब इन्होंने खाली कर दिए हैं. ये सैटेलाइट इमेज शो कर रही है. यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन भी है, एलएसी के आसपास का पूरा एरिया है. ये जो पुल बैक हुआ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डिसएंगेजमेंट जो शुरू हुआ आफ्टर मिस्टर डोवल और वैंग यी के फ़ोन कॉल हुए. टेंट स्ट्रक्चर डिसमेंटल किया गया एट पॉइंट्स ऑन एलएसी. ये जो टॉक्स हैं ये सजेस्ट कर रही हैं कि बोथ साइड्स हैं, इंडिया एंड चाइना, दे आर कीन टू पुट एन एंड टू द सीरियस ट्रूप बिल्डअप अलॉन्ग देयर कंटेंशियस बाउंड्री. इंडिया एंड चाइना दोनों कमिटमेंट दिखा रहा है कि ये जो टेंशन डेवलप हुआ है एलएसी के अक्रॉस, इसको कम करना ज़रूरी है. पहले हम जो डिस्केलेशन कर रहे हैं, डी एस्केलेशन कर रहे हैं, वो होगा जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पे. कौन कौन से फ्रिक्शन पॉइंट थे? गलवान, पैंगोंग सो और हॉट स्प्रिंग्स. और इसके बाद डेप्थ एरिया जो है जैसे कि डेस्पांग प्लेन, वहाँ पे भी डी एस्केलेशन होगा. बट कंडीशंस अप्लाइड बिकॉज दिस इज चाइना. ट्रस्ट करना डिफ़िकल्ट है, तो इसके आगे हम अभी एडिटोरियल में बात करेंगे इसकी. एमजी नरेगा एनुअल वर्क लिमिट. एमजी नरेगा बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको हम हर बार पढ़ते आ रहे हैं. नाउ एमजी नरेगा के डिटेल्स हमने देखे. 100 डेज पेड एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए इसमें, राइट टू वर्क का है ये, और गवर्नमेंट इसे एज अ इंश्योरेंस स्कीम की तरह भी देखती है. 100 डेज का गारंटेड पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है 5 किलोमीटर के रेडियस में, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो कंपनसेशन की भी प्रोविज़न है. अब प्रॉब्लम ये है कि साल में होते हैं 365 दिन, और ये जो 100 दिन है ये पहले 3 महीने में ही ख़त्म होने पे आए हैं. वाई? बिकॉज ऑफ कोविड-19. तो 1.4 लाख पीपल जो हाउस होल्ड्स हैं, पुअर हाउस होल्ड्स हैं, उनका जो कोटा होता है 100 डेज़ का, ये पूरे 365 डेज़ में स्ट्रेच होना चाहिए था. बट ये साल के पहले 3 महीने में ये कोटा ख़त्म हो गया. अब ये कोटा अगर ख़त्म हो जाएगा तो अभी तो 4 महीने ही हुए हैं, बाद में ये इनएलिजिबल हो जाएंगे फर्दर बेनिफिट्स के. तो एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि इस कोटा को बढ़ाने की ज़रूरत है बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज हैं. तो वाई डोंट वी डबल दिस हाउस होल्ड डेटा. ये जो कोटा है इसकी लिमिट हम 200 डेज़ कर दें, ऐसा एक्टिविस्ट यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं. अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है. एमजी नरेगा एक इंश्योरेंस कवर होता है.
प्रोविजंस होते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, ये ऑलरेडी प्रोविज़न है एमजी नरेगा के लॉ में कि अगर कोई ज़िला ऐसा है जिस ज़िले में बहुत सूखा है या बहुत प्रॉब्लम है, नेचुरल डिज़ास्टर है, तो वहाँ पे 100 डेज़ को बढ़ा के अपन 150 डे कर सकते हैं। तो बिकॉज कोविड-19 भी एक डिज़ास्टर है, तो वाई डोंट वी मेक इट 150 और से 200 डेज एज एमजी नरेगा पेमेंट। मॉनसून जो है ये अभी आने वाला है, ये सारे वर्कर्स अभी बिजी हो जाएंगे एग्रीकल्चर में, बट एग्रीकल्चर के बाद सितंबर अक्टूबर के बाद फिर मार्च आने में अगेन 6 मंथ्स है, तो इनको एमजी नरेगा की फिर से ज़रूरत पड़ेगी। सो वी नीड टू कीप अ सर्टेन विंडो। एक्टिविस्ट यहाँ पे ये डिमांड कर रहे हैं इंक्रीज करें हम कोटा। सो दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इस पर हम एक टैब रखेंगे, इसका फॉलोअप लेंगे। देन कोविड-19 अपडेट्स हैं। आईसीएमआर जो है इसके टेस्ट क्रॉस हो गए 1 करोड़। सिम्टमेटिक पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिसमें सिम्टम्स दिख रहा है कोविड-19 का, अगर ये नेगेटिव आ रहे हैं एंटीजन टेस्ट में, एंटीजन टेस्ट होता था एंटीबॉडीज एंड ऑल, बट ये इतना फुल प्रूफ नहीं है, इसमें फॉल्स नेगेटिव भी आते हैं। तो अगर सिम्टम्स हैं और टेस्ट नेगेटिव बता रहा है तो उसका फर्दर टेस्ट करना ज़रूरी है, उसको आप आरटी-पीसीआर टेस्ट से करो, ऐसा सरकार बोल रही है, आईसीएमआर बोल रहा है। फोकस जो है वो अभी टेस्ट पे है, ट्रेस पे है और ट्रीट पे है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मीनवाइल गाइडलाइंस दिया है कि मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा एस्पेक्ट होता है ना, इसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ये दिखती नहीं है, तो मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, इसका भी हम ध्यान रखें इन टाइम्स ऑफ कोविड-19। एक्सपर्ट्स जो हैं इन्होंने एक वार्निंग लेटर दिया है डब्ल्यूएचओ को कि ये जो कोरोना वायरस है ये एयरबॉर्न होता जा रहा है। एयरबॉर्न मतलब एयर में भी इसके वायरस के जो स्ट्रेन्स हैं वो कम्युनिकेट कर पाएगा और वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। तो ये बहुत डरने की बात है। इंडोर पे भी रिस्क हो सकती है, तो दैट इज़ वाई जैसे ऑफिसेज एंड ऑल हैं, सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, वहाँ पे वेंटिलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब पूरे बैकड्रॉप में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशंस हो रहे हैं जिससे क्या करें कि जो पेशेंट्स हैं और जो फ्रंटलाइन स्टाफ है इनके बीच में कांटेक्ट को मिनिमाइज़ करें ताकि ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट है ये बीएमसी का, इसने इंट्रोड्यूस किया है ये रोबोटिक ट्रॉली। ये रोबोट से चलने वाली ये ट्रॉली है। इससे क्या होगा, रोबोट रहेगा तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं कोविड-19 के, उनको एक्सपोजर नहीं होगा इस पेशेंट्स के साथ और उनको बार बार पीपीई भी नहीं पहनना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग हो जाएगा रूटीन एक्टिविटीज़ में। सो दिस इज़ अगेन अ गुड इनोवेशन। देन फोर्थ न्यूज़ है, दिस इज़ अगेन फ्रॉम द हिंदू। यहाँ पे महाराष्ट्र में माजोब्स पोर्टल है, महाराष्ट्र जॉब्स पोर्टल। ये पोर्टल अभी आया है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, यूथ है और वो अनएम्प्लॉयड है, तो यहाँ एक ब्रिज बनेगा इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब इंडस्ट्रीज को भी शॉर्टेज हो रही है वर्कफोर्स की, और अनएम्प्लॉयड यूथ को, इनको जॉब का शॉर्टेज हो रहा है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा ये महाराष्ट्र जॉब पोर्टल। ये यूटिलाइज करेगा अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज को। इसमें 17 सेक्टर्स कुछ आइडेंटिफाई है, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स एट्सेट्रा। हैव अ लुक एट दिस वेबसाइट, इसमें बहुत डिटेल्स दिए हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, वहाँ का डोमिसाइल है, तो यू कैन अवेल दीज बेनिफिट्स। देन ये हम केस स्टडी देखते हैं, एलजी पॉलीमर स्टायरीन गैस। इसका जो इतना बड़ा केस हुआ, लाइफ लॉस हुआ, वो हुआ बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर, नेग्लिजेंस। जितने भी डिज़ास्टर्स होते हैं, हैज़ार्ड्स मतलब है वो पोटेंशियल डिज़ास्टर है, डिज़ास्टर मतलब वो हैपन हो गया है, लॉसेस हो गए हैं। अगर आप देखो ना, स्टडी देखो, तो जो 90% जो डिज़ास्टर्स हुई हैं ना, वो होती हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। ह्यूमन लैप्सेस होते हैं, इग्नोरेंस होता है, पॉलिसी वहाँ पे फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन इनकरेक्ट होता है। तो दैट इज़ वाई जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी इसमें स्टडी हुआ, जांच हुआ, जांच में ये पाया गया कि यहाँ पे जो स्टोरेज टैंक का डिज़ाइन था, रेफ्रिजरेशन था, कूलिंग सिस्टम था, ये सब इनएडिक्वेट था। सर्कुलेशन, मिक्सिंग सिस्टम, मेजर्स, पैरामीटर्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल, सेफ्टी अवेयरनेस, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, सारे ये जो लिखे हैं ना, दे इनएफिशिएंट थे और इसके कारण यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ। प्रोटोकॉल्स जो थे, इमरजेंसी रिस्पांस। अब इमरजेंसी रिस्पांस क्या होता है कि गैस तो लीक हो गई, बट जैसे ऑफिसेज में भी हमारे होता है, अगर फायर कुछ हो रहा है तो एक इमरजेंसी स्टेयर केस होता है, तो यहाँ अगर गैस लीक हो गया तो इमरजेंसी रिस्पांस का प्रोसीजर क्यों नहीं था? हमेशा प्लान ए, फिर प्लान बी, फिर प्लान 3, ऐसे बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर्स होते हैं जब भी हैज़ार्डस इंडस्ट्री का हम यहाँ पे प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी मेजर्स डिज़ाइन करते हैं। तो वो यहाँ पे लैप्स हुआ, इमरजेंसी रेस्पॉन्स था, और जो सेफ्टी था कि गैस लीक हो गया है बट उसको तुरंत रिकवर करें, वो भी अथॉरिटी ने यहाँ पे फॉलो नहीं किया ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड।
ये रिपोर्ट ये भी बोल रही है कि जो कंपनी थी उसने सफिशिएंट स्टॉक नहीं रखा इनहिबिटर्स का और दूसरे टर्मिनेटिंग केमिकल्स का जो रनअवे गैस को स्टॉप कर पाते, कंट्रोल कर पाते रनअवे रिएक्शन को। तो ये अगेन क्लासिक केस है इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, उसमें भी ये जो प्रॉब्लम्स हुई थी ना, वो क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ दिस प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए। एक्सीडेंट तो हुआ बट उसको मिटिगेट करना था, कंट्रोल करना था, बट आपके पास सेफ्टी मेजर्स ही नहीं थे वहाँ पे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडस्ट्रियल जो सेफ्टी एंड प्रोटोकॉल है इसको डिज़ाइन वेल करें और इम्प्लीमेंट वेल करें। ये सब चीज़ें ना एक ही दिन काम आती है और उस दिन काम आनी चाहिए जब डिज़ास्टर होता है। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें 2013 में एक क्वेश्चन आया था, हाउ इम्पॉर्टेंट आर वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी मतलब वो वल्नरेबल एरिया है और रिस्क है वहाँ पे रिस्क असेसमेंट फॉर प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर के होने से पहले ही मैनेज कर लो। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर what are key areas that you would focus in a disaster management? 2013 क्वेश्चन। इसमें आप बताओ क्या आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या एरियाज होंगे जहाँ पे आप फोकस करना चाहोगे। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर डिजास्टर को स्टॉप करेगा, उससे भी अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो डिजास्टर होने ही नहीं देगा। तो यू हैव टू बी दिस, आपको ये डिजास्टर होने ही नहीं देना है, तो उसके पहले आप क्या होमवर्क करोगे, ट्राई टू राइट ओवर हियर। देन भोपाल में ये भोपाल जरदौरी आर्टिस्ट हैं, ये न्यूज़ में है। ये जरदौजी होती है, ये जरदौजी है, मेटेलिक वर्क है। ये एक काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी होती है। ईरान, अजरबैजान, इराक, कुवैत यहाँ से ओरिजिन है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन इंडिया में एंशियंट टाइम पे भी जरदौजी होती थी। ऐसे कुछ सिग्निफिकेंस हमें एविडेंस मिले हैं। तो ये दो पर्शियन वर्ड से बना है। जर मतलब जरी, इसका मतलब गोल्ड होता है, और दोजी मतलब होता है स्वेइंग, मतलब उसको सिलना, सेविंग। तो ये जर दोजी होता है। ये ऐसा ऐसे करके दिस मेटल का ऐसे एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है यहाँ पे। ये बहुत फेमस है, भोपाल में काफ़ी फेमस है ये। बट प्रॉब्लम ये हो रही है, लॉकडाउन हो गया और इनके लॉसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। मुगल पीरियड में अकबर के टाइम पे ये अपने जेनिथ पे थी। रॉयल जो अटायर था, कपड़े बनते थे, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती थी। ये मेनली स्पेशलिटी है लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, कश्मीर, मुंबई, अजमेर और चेन्नई में। सो दिस इज जरदौजी आर्टिस्ट हैं ये। अब ये है ओपियम, ये है पॉपी। ये पॉपी का ऐसा प्लांट होता है, ये कल्टीवेशन इसका डिक्लाइन है, बट ओपियम का जो प्रोडक्शन है ये स्टेबल है, ऐसा यूएन की रिपोर्ट बोलती है। यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो 84% ऑफ द ड्रग है ना वो प्रोड्यूस होता है अफगानिस्तान में। इस ओपियम का दो टर्म होते हैं, एक होता है गोल्डन क्रेसेंट और एक है गोल्डन ट्रायंगल। ये कहाँ पर है बताओ, गोल्डन क्रेसेंट कहाँ पर है और गोल्डन ट्रायंगल कहाँ पर है? ये जो ईरान है इसमें हाईएस्ट सीजर हुआ है हेरोइन का, ये फॉलोड बाय टर्की, यूएस, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। हेरोइन जो होती है ये मैन्युफैक्चर्ड होती है फ्रॉम मॉर्फिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड पॉड ऑफ ओपियम पॉपी plants. So this is one thing you should remember. Then ये है 8th, China rebukes Britain over gross interference in Hong Kong. हांगकांग फिर से न्यूज़ में है, इसको हमने 3 जुलाई को भी देखा था। हांगकांग में जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ चाइना ने इम्प्लीमेंट किया है उससे यूके को प्रॉब्लम है, और यूके ने कहा कि हांगकांगर्स हैं वो हमारे यहाँ सिटीजनशिप ले सकते हैं, हम उनको ऑफर दे रहे हैं। हांगकांग था वो पहले ब्रिटिश कॉलोनी था। 1997 को इसको हैंडओवर किया था चाइना को। हांगकांग जो है ये वन कंट्री टू सिस्टम है। न्यू सिक्योरिटी लॉ बाय चाइना आया तो हांगकांग चेंज हो गया है, ऐसा यूएसए भी बोल रहा है और यूके भी बोल रहा है। अब इस बात का चाइना क्रिटिसिज्म कर रहा है। यूके ऑफर्ड पाथ टू सिटीजनशिप टू 3 मिलियन रेसिडेंट्स। अब 9th है, गवर्नमेंट रिव्यूइंग 50 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फ्रॉम चाइनीज फर्म। ये जो बात है वो है स्क्रूटिनी करने की। कर्ब करें अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर अमिड कोविड-19 क्राइसिस। चाइना जो है ना इसके पास अभी बहुत पैसे आ गए हैं, कैश रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। कोविड-19 के कारण बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, इनका जो वैल्यूएशन है बहुत कम हो गया, तो इनके पास सरप्लस पैसा है। तो ये इसको सोच रहे हैं अपॉर्चुनिटी है कि इन सब इंडियन कंपनीज को अपने पैसे से खरीद लेते हैं। तो इसको स्टॉप करने के लिए, चेक करने के लिए गवर्नमेंट ये प्लान लेके आई थी कि अप्रैल में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चेंजेस हुए थे कि जो भी नेबरिंग कंट्री है इंडिया की उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब वो एडिशनल फंडिंग या फंडिंग लाएगी इंडियन दिस कंपनीज में। चाइना जो है इसका बिगेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में, तो ये रूल था, उसने क्रिटिसिज्म
चाइना को इससे प्रॉब्लम हुआ, उसने क्रिटिसाइज किया कि ये पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन है, हम WTO में भी जाएंगे, बट दैट इज़ अनदर थिंग। द पॉइंट इज़ ये अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर होता है, और इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें चाइनीज़ फंडिंग हुई है, चाइना ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, तो उसकी अभी स्क्रूटिनी करने का बात है यहाँ पे, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी पे एक बड़ा रिस्क बनता है। अब यहाँ पे ये जो, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको क्लियरेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। अब प्रॉब्लम हो रही है गलवान में, दे आर फाइटिंग विद अस, सो यहाँ ट्रेडिंग विद कॉशन हो जाएगा। इसमें बहुत सारे जो क्लियरेंसेज हैं वो रिक्वायर्ड होंगे और उनमें डिले भी हो सकता है। तो ये जो बायलैटरल ट्रेड हमने देखा था, बायलैटरल ट्रेड में भी अगेन इसमें कुछ इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं। देन दिस इज़ अबाउट नाबार्ड। नाबार्ड हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव्स के वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम ना हर चीज़ ग्रेजुअली वी आर ट्राइंग टू कवर, कि जैसे ये नाबार्ड है, ये कपल ऑफ डेज बैक हमने डिटेल में देखा, नाउ अब हम इसमें एड ऑन इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो जो नाबार्ड है ये प्राइवेट, अभी इसमें इंटरव्यू आया है द हिंदू में, ऐसा इंटरव्यू दिया है, ही सेइंग कि प्राइवेट जो मार्केट है ये फार्मर्स को बहुत हेल्प करेगा प्राइस डिस्कवरी में। अभी गवर्नमेंट ने मार्केट जो सेल होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स की बात की है, ताकि जो फार्मर्स होते हैं वो इन मिडिल मैन के चुंगल से बच सके और फार्मर्स को बेटर प्राइस डिस्कवरी हो उनके प्रोड्यूस का। तो नाबार्ड इज सेइंग कि गवर्नमेंट इज़ देयर, हम गवर्नमेंट वहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दे रही है, बट गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर, और वो हेल्प कर सकता है फार्मर्स को इन प्राइस डिस्कवरी। लिक्विडिटी, मोरेटोरियम, किसान क्रेडिट कार्ड, इन सब में नाबार्ड एक्टिवली वर्क कर रहा है ताकि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर में उसको कम किया जा सके। अब ये है एडिटोरियल आर्टिकल्स और एक्सप्लेन्ड। व्हाट अबाउट WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड लेवल पे, इन पे काफ़ी सवाल उठे हैं अभी। WHO सीम्स टू बी एट द मर्सी ऑफ पावरफुल नेशन। इसका भी एक रीज़न है, बिकॉज WHO की जो फंडिंग होती है ना वो ये पावरफुल नेशंस करते हैं, तो अगर फंडिंग ये कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली इसको कंट्रोल भी करने लग जाते हैं। वाइल ऑब्टेनिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो मिस्टर ट्रम्प जो USA के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा कि जो चाइना है वो सीक्रेसी, डिसेप्शन और कवर अप करता है। WHO है वो चाइना सेंट्रिक है, चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गया है और वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ आउटब्रेक इन वुहान। नाउ 30th ऑफ जनवरी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया था दिस कोविड-19 का, बट ये इतना डिले क्यों हुआ, डिलेड रिस्पॉन्स क्यों था? WHO को मीनवाइल काफ़ी ज़्यादा प्रेज दिया था WHO ने चाइना को, काफ़ी तारीफ हो रहा था वहाँ पे, उस टाइम पे न्यूज़पेपर में हमने देखा था कि चाइना इज़ डूइंग एन एक्सीलेंट वर्क, एंड दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एन एक्सीलेंट वर्क जो बाद में हुआ। तो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखी गई वहाँ पे? WHO ने तारीफ किया था चाइना का कि सेटिंग अ न्यू स्टैंडर्ड ऑफ डिजास्टर रेस्पॉन्स। इसमें हमारे सैयद अकबरुद्दीन साहब ने भी कहा था कि जो वर्ल्ड के जो इंस्टीट्यूशंस है ना वो उसमें चाइना का डोमिनेंस एंड रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, ओवर्टली रिप्रेजेंटेटेड है, इस बात को हमें नोट लेना चाहिए। 2002 में जब सार्स आया था, देन ऑल्सो चाइना से नो लेसन्स लर्न, कोई भी सबक नहीं सीखा। तो इंडिया अब ये डिमांड कर रहा है, इसमें फेयर प्रोब होना चाहिए चाइना के पूरे रोल पे कि इसने वर्ल्ड को ऐसे गुमराह क्यों किया, टाइमली इंफॉर्मेशन क्यों नहीं पास ऑन किया, इट इज़ नेसेसरी। 11th इज़ अबाउट इंडियाज़ फॉरेन रिलेशंस इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। हमारे जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं ना ये अक्सर स्टेबल होते हैं, कि नो मैटर सेंटर पे कौन सी गवर्नमेंट है, फॉरेन पॉलिसी हमारी एक ही डायरेक्शन में मूव होती है, वो वेल थॉट ऑफ होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंदिरा गांधी जी का टाइम था, अब क्या होता है, हम अगर पीछे मुड़ के देखें तो विजन 20/20 होता है, सब समझ में आता है ऐसा करना था वैसा करना था, बट रियल टाइम पे जो सिचुएशन होती है ना वो डिसीजन मेकिंग डिफरेंट होती है। तो पोस्ट पीछे मुड़ के जजमेंट करना ईजी होता है, बट इट शुड बी अवॉइडेड। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे वी कुड हैव नॉर्मल एंड पीसफुल रिलेशंस, इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि एक बार हम पाकिस्तान के साथ एक नॉर्मल और पीसफुल रिलेशंस रख सकता है इंडिया पाकिस्तान, बट ये चाइना के साथ कभी नहीं हो सकता। चाइना के साथ इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज चाइना इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी, इस पर वेरीफाई करे बट फिर भी ट्रस्ट नहीं करे। चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है, ये टर्म उन्होंने तब भी यूज़ किया था इस इंदिरा गांधी जी के प्राइम मिनिस्टरशिप टाइम पे भी। रोनाल्ड रीगन जो USA प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कहा था चाइना के बारे में कि ट्रस्ट करो बट वेरीफाई करो, बट यहाँ इन्होंने कहा था वेरीफाई करो और फिर भी ट्रस्ट मत करो।
प्राइम मिनिस्टर मोदी भी सेम चीज़ बोल रहे हैं कि पब्लिक एंड अनडिस्गाइज्ड रेफरेंस लिया कि चाइना जो है बेसिकली वो एक्सपांशनिस्ट पावर है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट चाइना। नेहरू जी के टाइम पे भी, अगर हम नेहरू जी को अक्सर क्रिटिसिज्म करते हैं चाइना पॉलिसी पे, बट वो मिस कैलकुलेशंस जो हुए वो इसलिए नहीं हुए कि उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, उन्होंने रॉन्ग असेसमेंट किया चाइना का, बल्कि वो इसलिए हुए बिकॉज आइडियोलॉजिकल फ्लो नहीं था, वहाँ पे फ्लॉ नहीं था। चाइना इज़ अनट्रस्टवर्दी, नॉन ट्रस्टवर्दी, और ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। फॉरेन पॉलिसी जो है वो एसेंशियली डोमेस्टिक पॉलिसी होती है हमारी, ट्रू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। जैसे यूएसए में अभी H1B वीज़ा को उसने बैन किया, वाई? बिकॉज ऑफ दिस डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस। तो सिमिलरली चाइना में भी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, श्रीलंका, नेपाल में डोमेस्टिक पॉलिटिकल होते हैं कंपल्शंस। तो जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो कई बार डोमेस्टिक पॉलिसी से गवर्न होती है। कश्मीर, चाइना, बांग्लादेश, शिमला, इसमें डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स में, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल भी है, विल स्किप दैट। बट द पॉइंट इज़, ये जितने भी हुए हैं पास्ट में ये हिट एंड मिस थे, पर ये जो डिसीजंस होते हैं इसको प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेज और परसेप्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट के बैकड्रॉप में समझना चाहिए। डिसीजंस जो होते हैं ना, वो उसमें एक कॉन्टेक्स्ट वर्ड आता है, वो कॉन्टेक्स्ट हम इग्नोर कर देते हैं और फिर हम उन डिसीजंस को जज करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसाइड करती है, और ये अब भी करेगी, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट आगे डिसीजन ले रही है, और इस बात का जो डिसीजन का आउटकम होगा वो हिस्ट्री बताएगी, हिस्ट्री प्रोनाउंस करेगा आज से किसे 10 साल 15 साल बाद। फिर अब आज के डिसीजन का हम एनालिसिस करेंगे कि ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पे करेक्ट हुआ या मिस हुआ। तो अगेन, बोनाफाइड, मैलाफाइड, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। डिसीजन लिया है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। व्हाट मैटर्स इज इंटेंशंस क्या थी वो डिसीजंस लेने की। देन दिस इज रोलिंग बैक द इंड्यूस्ड लाइवलीहुड शॉक। ये सिलेबस से काफ़ी रेलेवेंट है। स्पेसिफिक पॉलिसी मेजर्स की ज़रूरत है ताकि हम रिवर्स कर सकें जो लॉकडाउन के कारण ट्रॉमा क्रिएट हुआ है। हम स्टॉप करें ये जो ट्रॉमा है फ्रॉम स्नोबॉलिंग, मतलब बहुत बड़ा बन जाए ये, इनटू क्रोनिक पॉवर्टी, बिकॉज लोगों के पास जॉब लॉस हो रहा है। जैसे अभी जारदोजी आर्टिस्ट हमने देखे, माइग्रेंट वर्कर्स देखे, जॉब लॉस इज एवरीवेयर। वर्कफोर्स सर्वे डेटा की रिपोर्ट भी यही बोलती है, रिफ्लेक्ट यही करती है। अब इसमें कॉनंड्रम क्या आता है, पहेली क्या आती है, पॉवर्टी लाइन। 11th NCERT पॉवर्टी लाइन हमने पढ़ा था। तो जो पॉवर्टी लाइन, एक हमने लाइन ड्रॉ किया है कि इसके ऊपर वाले अमीर हैं, इसके ऊपर वाले गरीब हैं। अब पॉवर्टी लाइन जो है ना, ये ड्रॉवल ही जो है डिसाइड किया है, ये बड़ा एम्बिग्यूटी है इसमें, इसमें इरेगुलर अपडेट्स आते हैं। इससे जो लो है वो कंजर्वेटिव नंबर ऑफ पॉवर्टी हम मान सकते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स डेटा जो होता है, ये पुराना डेटा है 17-18 का। इसका एक्स्ट्रापोलेशन अगर हम करेंगे तो हमें बहुत सारे अगेन आउटकम्स मिल रहे हैं। द होल थिंग इज, सिचुएशन इज़ नॉट लुकिंग गुड, ग्रिम सिचुएशन है एम्प्लॉयमेंट का, और बहुत सारे लोग गरीबी में जा सकते हैं बिकॉज वो मार्जिनल पॉवर्टी होती है, वो पॉवर्टी लाइन के थोड़ा सा ऊपर है। सिचुएशन डेवलप खराब होगी तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो जाएंगे। कोविड-19 का जो शॉक है, इसका स्केल एंड मैग्नीट्यूड अनपैरेलल है। मेरी हिस्ट्री में, हमारे पेरेंट्स की हिस्ट्री में कभी ऐसा क्राइसिस हमने नहीं देखा कि पूरा पूरा कंट्री इतने टाइम तक लॉकडाउन है। अनप्रेसिडेंटेड पॉवर्टी हो सकती है। स्टेट का जो रेस्पॉन्स है उसमें नरेगा, पीडीएस, गरीब कल्याण योजना, दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बट इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। दे आर नॉट सफिशिएंट। जैसे नरेगा 100 डेज दिया है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। नेसेसरी एंड रिक्वायर एक्सपांशन इज रिक्वायर्ड। अब इनमें प्रॉब्लम क्या आती है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपको पूछे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वेलफेयर मेजर्स के इम्प्लीमेंटेशन में, द प्रॉब्लम इज बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन। पता कैसे लगाएंगे कि पैसे देना है तो इस पर्सन को पैसे देना है, ये आइडेंटिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ एक्सक्लूजन एरर आती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट लेके आए कि हम आधार कार्ड से आइडेंटिफाई करेंगे, बट बहुत सारे लोगों के पास आधार नहीं है, तो उससे एक्सक्लूजन एरर हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक चैलेंज होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। स्टेबलाइज करें एम्प्लॉयमेंट को और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को अर्बन इकोनॉमी में। अर्बन, रूरल तो हम ध्यान दे रहे हैं, अर्बन इकोनॉमी भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स, वेरी वेरी गुड पॉइंट्स। देन ये महल नोबिस शूज़ हैं, ये बहुत बड़ा नाम है, इस पर हमने राइट अ शॉर्ट नोट किया था। यू रॉट सम वेरी गुड आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी पॉलिसीज़, इनके वर्क को समझना। ये टॉप स्टैटिस्टिशियंस रहे हैं,
डेटा बेस्ड पॉलिसी बहुत ज़रूरी होती है। अगर करेक्ट डेटा मिलता है ना तो करेक्ट पॉलिसी बना सकते हो, अगर डेटा ही गलत है तो पॉलिसी भी गलत हो जाती है वेलफेयर एंड डेवलपमेंट की। सो पूरा एम्फेसाइज होना चाहिए कि डेटा करेक्ट हो, मतलब ट्रू पिक्चर हमें दिख रही है ना तो हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं। और इसके लिए हमें अब तो टेक्नोलॉजी पे भी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होनी चाहिए। ये फिर देन बिफोर द नेक्स्ट हेल्थ क्राइसिस एक आर्टिकल है कि अभी तो कोविड-19 हो गया, अभी ट्विटर में आई हैव शेयर्ड कि वर्ल्ड जूनोसिस डे भी अभी सेलिब्रेट किया था। जूनोसिस मतलब ये सारी डिसीजेज एनिमल्स टू ह्यूमंस ट्रांसफ़र होती है। तो दे आर सेइंग कि जूनोसिस जो है, जूनोटिक डिसीजेज हैं, दे आर ऑन राइज। मोर एंड मोर नंबर ऑफ डिसीजेज अभी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, और ये कोविड-19 इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। तो नेक्स्ट क्राइसिस जो आने वाला है उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। कन्फ्रंट करें एयर पॉल्यूशन को भी और ग्लोबल वार्मिंग को भी, स्ट्रेंथन करें हमारा हेल्थ सिस्टम। इस पे भी हमने एक बहुत अच्छा आर्टिकल अभी वी ट्राई टू राइट शॉर्ट नोट हेल्थ सिस्टम, इंडिया के हेल्थ सिस्टम पे, तो इसको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। ये इन्फोग्राफिक्स हैं। पहला जो है दैट इज दिस वन हॉर्न राइनोसोरस। सी इसका एक ऐसे हॉर्न होता है, ये इंडिया में वन हॉर्न राइनोसोरस है। ये काजीरंगा में बहुत मिलते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनोसोरस का। मैनी मैमल्स हैं, टाइगर्स, एलिफेंट, पैंथर, बियर, ये सब मिलते हैं। तो काजीरंगा कहाँ पर है? ये असम है, और दिस डॉट इज काजीरंगा। देन ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ पे ये फुमडी होती है, और ये जो होते हैं यहाँ पे मिलते हैं दिस ब्राउन एंटलर डियर, संगई डियर, इनको डांसिंग डियर भी कहते हैं। आप बताओ, ये मणिपुर में है, ये क्वेश्चन भी आया था। सो दिस इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। एनडीए मैंने कल हमने देखा था, हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस के बारे में भी हमने समझा। मोनसूलीनेस, मोनसूल इलनेस, मानसून के टाइम पे अक्सर कोविड-19 तो है ही, दूसरी बीमारियां भी होती है। इसके लिए ज़रूरी है न्यूट्रिशन शुड बी गुड। अच्छा खाना खाते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट्स लेता है। ये रेनी डे में वी नीड टू बी हाइजेनिक रहना बहुत ज़रूरी है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो दीज ऑल थिंग्स वी शुड मेंशन, वी शुड टेक केयर। ये 3 बैटल ऑफ पानीपत है, ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक है सारे एग्जामिनेशंस का। 3 बैटल ऑफ पानीपत। सी पहला बैटल हुआ 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी ने लड़ा। दूसरा बैटल हुआ 1556 में, इसमें अकबर काफ़ी यंग था इस टाइम पे, बैरम खान, और उसने डिफीट किया हिमू को। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, इसमें जो अफगानी फोर्सेस थी जिसको अहमद शाह अब्दाली ने लीड किया था, और उसने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था दिस मराठा एम्पायर को। इनकी जनरेशन लॉस हो गया था और बहुत टाइम लगा इन्हें रिकवर होने में। तो ये 3 बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसने क्या किया? मुगल्स को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। बाबर ने दिस दिल्ली सल्तनत का पैकअप कर दिया, इब्राहिम लोदी। देन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, इसमें अकबर ने स्ट्रेंथन किया मुगल सल्तनत को इंडिया में। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी, इसमें मराठा एम्पायर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफीट मिला था। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, 21 अप्रैल 1526, बाबर वर्सेस लोदी। बाबर वॉन द वॉर, इस पे अक्सर क्वेश्चंस आए हैं। Victory marked the beginning of Mughal Empire. Earliest battles involving gunpowder, firearms or field artillery in the Indian subcontinent. Very very important. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है, ये 5 नवंबर 56 में, हेमू वर्सेस अकबर। बिगनिंग ऑफ अकबर रूल। अकबर का इतना अच्छा परफॉर्मेंस था कि नेक्स्ट वो 50-60 ईयर अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देगा मुगल एम्पायर को, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स में, और ये डेस्टिनी हो जाएगी मुगल्स की इन इंडिया। थर्ड जो था, इसमें स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशंस भी बहुत हुए। अफगान इमर्ज्ड विक्टोरियस। लार्जेस्ट और इवेंटफुल थॉट है ये 18th सेंचुरी का, बहुत फैटेलिटीज़ हुई थी यहाँ पे, बैटल बिटवीन द टू आर्मी। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी हुए थे। नाउ ये सारी बैटल्स जो होती हैं ये पानीपत में ही क्यों होती है? इस बात पे अगेन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ट्रेस द रीज़न वाई सो मैनी बैटल्स आर फॉट इन पानीपत 2014। Geography is the destiny, the word is the kiln, we are the clay। जो पानीपत है ये डिज़ाइंड ही ऐसा है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बैटल्स लड़ी जाएगी, और लड़ी गई है इन हिस्ट्री। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई सर्टेन रीजंस। अब ये है एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में करेक्ट बताना है संगम लिटरेचर। ये जो पार्ट है ना, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पेट पार्ट है तमिल लिटरेचर एंड ऑल का, संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर प्राइमरली सेक्युलर है, ट्रू और फॉल्स। संगम पोएम्स हैं, ये रिच डाइवर्स वेंटेज पॉइंट है। वेंटेज पॉइंट मतलब जहाँ से नज़रिया मिलता है, जैसे गलवान वाला एरिया एक अच्छा वेंटेज पॉइंट है, हम उस पर नज़र रख सकते हैं बहुत सारे एरिया जो वहाँ पे हो रहा है।
व्यू पॉइंट मिल रहा है वहाँ पे। लुकिंग एट एवरीडे थीम्स इन तमिलकम कॉन्टेक्स्ट, तो संगम से हमें तमिल का वेंटेज पॉइंट मिल रहा है। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ट्राई टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो लोग थे वो व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, किसके साथ? रोमन, पार्थियंस, मेसोपोटामियंस और चाइनीज। इनमें से क्या करेक्ट आंसर है? देन दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द थर्ड वन। थर्ड वन है ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स बे ऑफ बंगाल वॉज कन्वर्टेड इनटू अ चोला किंग लेक। ये जो है ना, ये पूरा बे ऑफ बंगाल है। यहाँ एक रूलर आया था, वो इतना स्ट्रांग था कि उसने पूरे बे ऑफ बंगाल को अपना लेक बना लिया था। उनकी शिप एंड ऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और इन्होंने इंडोनेशिया, मलेशिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया था। तो नेम दैट किंग, इनमें से क्या नाम है उस किंग का जिसने से चोला लेक बना दिया था बे ऑफ बंगाल को? ये फोर्थ है। ये जो डांसिंग गर्ल मिली है मोहनजोदारो में, ये किस चीज़ की बनी है? ब्रोंज, लाइमस्टोन, स्टेटाइट और टेराकोटा। देन फिफ्थ है, इनमें से कौन सा चोला किंग है जिसने कंस्ट्रक्ट किया था राज राजेश्वर या बृहदेश्वर टेम्पल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेडिकेटेड टू शिवा एट तंजावर में। नाम बताइए किस किंग ने ये किया था? और जो सिक्स्थ है वो है कश्मीर। कश्मीर में हमने बुद्धिस्ट काउंसिल देखा था अभी, तो बुद्धिज्म स्प्रेड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग? ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे कब बुद्धिज्म यहाँ पे स्प्रेड हुआ था? तो ये एंशियंट इंडिया के क्वेश्चन है नंबर 6, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 1। ये हम जो स्टैटिक पार्ट देख रहे हैं ना, आप देखना विद इन अ मंथ्स टाइम हमारे इतने सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और ये जो स्टैटिक चीज़ें हैं ना, ये सिटर्स होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट है, एग्जाम में आते हैं, तुरंत फैच करना है और इससे स्कोर बढ़ता है, नंबर यहाँ से बहुत ज़्यादा है, हाई यील्डिंग सारे ये एरिया है। देन दिस इज बैटल ऑफ पानीपत, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर रोज लिखते हैं ना, तो उससे क्या होता है, क्वालिटी भी आती है और स्पीड भी आती है, सोचना नहीं पड़ता, तुरंत पेन चलने लग जाता है। और अगर प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो सोचने में बहुत टाइम लगता है और फिर टाइम इज़ एवरीथिंग, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एवरी डे। ट्राई टू राइट दिस क्वेश्चन। देन इन्फोग्राफिक्स एंड दिस कॉन्सेप्ट ये देखे हमने, health crisis, Mahal Nobis, rolling back the induced livelihood shock. Then this is about this India's foreign relations. What about WHO? Very very important. NABARD, investment proposal from Chinese firms, इस पे स्क्रूटिनी करना ज़रूरी है। देन दिस इज़ अबाउट हांगकॉन्ग, ये ओपियम है और ये भोपाल के जरदोजी आर्टिस्ट हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू आंसर। वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्राई टू आंसर दिस। आप देखो कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होता है जबकि उन्होंने कुछ डेडिकेटेड ऐसा प्रिपरेशन नहीं किया है। उनका सिलेक्शन क्यों होता है? बिकॉज दे आर नेचुरली डूइंग दिस थिंग इनडायरेक्टली, कि दे आर गुड विद दिस बेसिक्स, दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, स्टैंडर्ड थिंग्स पता है और लिखना भी आता है, तो दे आर गुड इनडायरेक्टली, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस। दिस इज वॉट वी शुड ट्राई फॉर। ये महाराष्ट्र में ये पोर्टल है, कोविड-19 अपडेट्स हैं। देन एनुअल वर्क लिमिट है यहाँ पे। देन PLA पुल ब्लैक, गलवान क्लैश साइट्स, ये यहाँ पे ऐसी बात है। पंक्चुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप जो आंसर लिखना उसमें ट्राई करना कि ये सारी चीज़ें हम फॉलो करें, प्रैक्टिस। एंड दिस इज वोकेबुलरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्विटी और इक्वालिटी, एथिक्स, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम, वेरी वेरी पावरफुल थॉट। And this is 7th of July 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.